हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभो बेच 38वीं क्लास है। तो 38th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन इस क्लास में थर्ड पार्ट है और आज हम फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ जो भी बचा है, जो भी बकाया अब तक हमने पढ़ने के बाद में जो छोड़ दिया है, वो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको कहा था कि फ्रिक्शन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, यहाँ तो जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, फिर जैसे जैसे आप अगले टॉपिक्स पे पहुँचोगे, सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक को देख लो, आप रोटेशनल को देख लो, इन सब जगह भी आपको फ्रिक्शन नज़र आने वाला ही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन देख लो, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम्स में चले जाना, वहाँ पे भी फ्रिक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने पहले फ्रिक्शन के बारे में जाना, क्या होता है फ्रिक्शन, कितनी तरह का होता है फ्रिक्शन, लगता कहाँ पर है फ्रिक्शन, लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। क्योंकि क्या होता है, आज तक हम यही तो पढ़ते आते थे कि मोशन के अपोजिट फोर्स लगता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, और उसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। बट जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट हो। कभी कभी मोशन को बनाए रखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस समय डायरेक्शन फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है या काइनेटिक है। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मुझे भी ये लगता था कि जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमारे जो मोशन होता है, जो हमारी गति होती है, उसका विरोध करता है। बट बाद में जब समझा तो पता लगा कि अरे यार, हमें चलने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है, अदरवाइज मैं तो फिसल के गिर जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स केवल मेरी मोशन का अपोज ही नहीं करता, कभी कभी मेरी मोशन बनाए रखने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये सब बातें हमने पढ़ी, फिर हमने ग्राफ पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए, एंगल ऑफ रिफोर्स के बारे में जाना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना, दोनों के बीच का डिफरेंस जाना। ठीक है, आज की क्लास भी कुछ ऐसे ही होने वाली है, जहां हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, खासकर नीट, एम्स और आईआईटी मेंस वालों के लिए। ठीक है, एडवांस में तो थोड़ा हाई लेवल आता है, बट मेंस तक के लेवल में इस टाइप के सवाल हमेशा ही रिपीट होंगे। तो वो टॉपिक्स जो है हमारे, हम पढ़ने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब आप कहेंगे सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? टू ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड है, कुछ और जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आईआईटी का जब एग्जाम लगता था 2000, 2005, 2008, उस समय आ चुके हैं, कुछ पीएमटी में आ चुके हैं, तो उन सवालों की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने केमिस्ट्री की, मैथ्स के एंड फिजिक्स की फॉर्मूला बुक, जिसमें पूरे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जो कि हर एक टॉपिक से हैं डीपली, जितने टॉपिक्स हमारे आईआईटी और नीट में कवर होते हैं उनसे रिलेटेड। तो वो बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से बुक डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि आपका समय बचेगा, आपको फॉर्मूलाज अलग अलग जगह से उठा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ से लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए और उन्हें याद करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब आप नीट आईआईटी के एग्जाम में अपीयर होंगे और आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, तो कई सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करना होता है, बट उन टॉपिक्स या उन फॉर्मूलाज के बारे में हम पहले नहीं जानते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है, या फिर हम फॉर्मूला भूल चुके होते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में फॉर्मूला तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इतिहास का कोई यहाँ लेना देना है नहीं, आइंस्टीन कौन से सन में पैदा हुआ था और आइंस्टीन ने क्या कर दिया, आइंस्टीन ने क्या किया वो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में उसने जो फॉर्मूला दिया वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला से ही सॉल्व होंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो आप वहाँ से फॉर्मूला बुक डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यदि वीडियो में मज़ा आता है, आज की क्लास में एंजॉय होता है, मतलब फ्रिक्शन आपका टोटली क्लियर हो जाता है प्रीवियस तीनों क्लासों को ज्वाइन करने के बाद में, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए समय को खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए पहले टू ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
3 ब्लॉक सिस्टम से भी सवाल आते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं आए हुए, बट मैं नेक्स्ट क्लास में उसको 3 ब्लॉक सिस्टम को भी ले लूँगा, ठीक है। चलिए 2 ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो फिलहाल हम फॉर्मूलाज की बात करें तो मान लो मेरे पास 2 ब्लॉक सिस्टम है, यानी 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ये है। इस ब्लॉक का मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2, ठीक है। और फिलहाल ये एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्मूथ यानी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जो लगेगा फ्रिक्शन वो इन दोनों के बीच में लगेगा, इस सरफेस पर लगेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, F अप्लाइड, मैंने F फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मैंने F फोर्स इस पर अप्लाइड किया, इस नीचे वाले डब्बे को जब मैंने ऐसे धक्का दिया तो नीचे वाला डब्बा किसका, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मैं ये फोर्स कितना लगाऊं, मैक्सिमम वैल्यू तक, क्यों, क्योंकि यदि मान लो जोर से लगा दिया तो ये इधर खिसक जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। अरे ये चीज़ें तो हमने इनर्शिया में भी पढ़ी है कि आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के ऊपर एक प्लेट रख दो, प्लेट के ऊपर एक सिक्का रख दो, जोर से एकदम बहुत जोर से उस प्लेट को धक्का मारो, प्लेट निकल जाती है और सिक्का नीचे गिर जाता है, और हम कहते हैं कि हमने फोर्स उस प्लेट के ऊपर लगाया था तो प्लेट तो मूव कर गई और वो फोर्स उसको नहीं मिला, किसको, सिक्के को नहीं मिला, सिक्का अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर ही रह गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खेल अलग है। यहाँ यह है कि इन दोनों ब्लॉक्स को साथ ही लाना है, इन दोनों ब्लॉक्स को साथ ही लाना है, यानी M2 किसके तो M1 भी किसके, यानी इन दोनों का जो ये सरफेस है जो आपस में कांटेक्ट में है यहाँ पर, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। नो रिलेटिव मोशन आता है तो उस केस में फ्रिक्शन काम करता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बट इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और हम फॉर्मूला लिमिटिंग फ्रिक्शन का लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो देखो यार, ये दोनों डब्बे साथ जाने चाहिए, तो मैं ऐसे क्यों ना मान लूं कि ये डब्बा एक ही है फिलहाल 1 सेकंड के लिए। अरे भाई मानने में क्या जाता है, हमारी आधी ज़िंदगी तो मानने में चली गई, ठीक है। जैसे अभी कई लोग सोच रहे होंगे, अरे पढ़ लेंगे, बहुत टाइम लगेगा, अरे काहे जरूरत है पढ़ने की, लास्ट में देखना मैं ऐसे 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 कर दूंगा, बाद में फिर रिजल्ट भी ऐसे 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 ही हो जाता है, ठीक है। तो मानने में हमारा क्या जा रहा है, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई ये दोनों डब्बे एक साथ हिल रहे हैं, तो इनका जो मास है वो m1 + m2 है और इनका एक्सीलरेशन सेम है a। अब हमने जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था कि जब 2 ब्लॉक साथ चलते हैं तो उनका एक्सीलरेशन सेम रहता है, तो उस कंडीशन में हम a निकाले तो वो होता है F नेट डिवाइड बाय टोटल मास। अब यहाँ पर केवल इस पूरे ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो इंटरनली लग रहा है, इंटरनली फोर्स नहीं, एक्सटर्नली फोर्स की बात चल रही है। तो इंटरनली फोर्स लग रहा है उसे तो भूल जाओ, इंटरनली फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए पूरा डब्बा हिल रहा है, तो हमें तो F अप्लाइड से मतलब है, तो मैं F अप्लाइड की जगह लिख देता हूँ FA डिवाइड बाई टोटल मास इक्वल टू m1 + m2। ये लो भाई आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया है। अब हमें ये चाहिए कि ये F अप्लाइड है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता हूँ कि दोनों डब्बे खिसक जाए, थोड़ा सा खिसकाए दोनों डब्बे खिसकेंगे, फिर थोड़ा सा खिसकाए दोनों डब्बे खिसकेंगे। आप ऐसे समझ लो ना यार, मोटरसाइकिल और उसके ऊपर एक आदमी बैठा है ऐसे आराम से, ऐसे मान लो है ना, मोटरसाइकिल को धीरे से हिलाओ, दोनों आदमी साथ जाते हैं, मोटरसाइकिल को एकदम से झटका दो तो पीछे वाला आदमी तो वहीं रह जाता है, मोटरसाइकिल नीचे से निकल जाती है ना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, ऐसे समझ ले इस सवाल को, ठीक है। वैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं कह सकता मैं इसे, बट समझने के हिसाब से तो काफ़ी है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया, बट इस F की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए ताकि हमें एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम पता लग जाए, ठीक है। चलिए तो हम ब्लॉक को अलग अलग कर देते हैं। हम पहले ब्लॉक को, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ क्या, जगह चाहिए मुझे, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, पहले मैं छोटा ब्लॉक ले लेता हूँ M1, इस ब्लॉक की बात करूँ, और एक मेरा नेक्स्ट ब्लॉक ले लेता हूँ मैं M2, ठीक है। अब देखो इस M2 के ऊपर तो फोर्स लग रहा है FA जो कि अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। आप इस M2 को खिसका रहे हो
ये M1 साथ चलना चाहिए, तो M2 क्या करेगा, ऐसे जब आप M2 को किसका होगे तो M1 क्या करेगा, तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल मेरे साथ, और वो उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी M2 फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा M1 पर इस तरीके से कि दोनों साथ साथ चले, रिलेटिव मोशन नहीं हो, और उस वजह से M1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, जिसे मैं FS लिख देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। FS यानी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी स्टैटिक की बात चले तो स्टैटिक की कहूँ या लिमिटिंग समझ लो, ठीक है। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक आपका स्टैटिक ही होगा, क्लियर सी बात है। ये डब्बा जो M1 होगा वो एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से अपोजिट, यानी दूसरे वाले डब्बे पे एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, FS इधर, यानी M1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ और M2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। M1 के ऊपर किसने लगाया, M2 ने लगाया, क्योंकि M2 को M1 को साथ लेके चलना है। M1 के ऊपर M2 के ऊपर किसने लगाया, M1 ने लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स पैदा होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ गौर करते हैं, ठीक है। इस सरफेस पर बात करते हैं, इस सरफेस के यहाँ पर तो लगेगा M1G, और ये M2 है, इस M1 के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1, ठीक है। सिमिलरली अब जगह नहीं बची ना, देखो थोड़ा सा डब्बों को अलग अलग कर देते हैं, देखो अलग अलग बना देता हूँ यार, ठीक है। M1 तो इसके ऊपर तो आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स FS, इसका नीचे लगेगा M1G, और ये डब्बा आपका है N2, सॉरी M2 मास का डब्बा है, नीचे है सरफेस, सरफेस है तो सरफेस इस डब्बे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा N2, इस मतलब यहाँ पर जब ये M1 इस डब्बे पे टिकेगा तो M2 रिएक्शन नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा और M1 नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा, तो M1 के ऊपर M2 नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे N1। सिमिलरली एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलो या M1 भी M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसे हम बोलेंगे N1, ठीक है। M2 ने M1 के ऊपर N1 फोर्स लगा दिया, M1 ने M2 के ऊपर N1 फोर्स लगा दिया आपस में, और ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये स्मूथ सरफेस, इसने इस पूरे ब्लॉक सिस्टम के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगाया जिसे हमने N2 लिखा है, N2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहे हो नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ आ रहा है भाई, फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, तो ये डब्बा भी A एक्सीलरेशन से आगे खिसक रहा है और ये डब्बा भी A एक्सीलरेशन से आगे खिसक रहा है। तो मैं M1 की बात करूं तो जो आपका FS है, ये FS इस डब्बे को आगे की ओर लेकर जा रहा है, इस डब्बे को आगे ले जाने का काम है इस F का, लेकिन ये F जो है F अप्लाइड, ये अकेला काम नहीं कर रहा है, इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि मुझे लगाना है, वो मैंने लगाना ही भूल गया मैं, FS पीछे की साइड में, ठीक है। तो F अप्लाइड में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करने के बाद जो फोर्स बच गया है वो फोर्स इस M2 को आगे की ओर खिसकाएगा। लेकिन हम यहां तक मैं बात करें, पहले इस डब्बे की बात कर ले, तो इसके ऊपर तो केवल एक ही फोर्स है FS, ये FS ही तो इस M1 को आगे की ओर खिसकाने की कोशिश करेगा, यानी ये FS है वही इसे एक्सीलरेट करेगा, वही इसे त्वरित गति देगा, यानी हम लिखेंगे M1A, F इक्वल टू M1A। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मैं कहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लग रहा है, यानी लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है μSN, फॉर्मूला होता है μSN, यहाँ पे लिख देता हूं मैं M1A। μSN की बात की जाए तो N यहाँ पर देखो क्या है, N कौन सा, N1 या N2। अब बात यह है कि आप किस डब्बे की बात कर रहे हैं, आप बात करें इस M1 डब्बे की, यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर इस सरफेस पर, तो जिस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स है हमें नॉर्मल फोर्स भी वहीं पर लेना है, और इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स आपका N1 है, इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स N2 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ नहीं ले रहे, यहाँ पर ले रहे हैं। ऊपर वाले पे ले रहे तो ऊपर वाला का ही नॉर्मल फोर्स लेना पड़ेगा, और उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल फोर्स N1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस M1 डब्बे पर N1 फोर्स ऊपर लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, तो मैं बैलेंसिंग कंडीशन के लिए लिख सकता हूँ N1 इक्वल टू M1G, और यहाँ पर देखो μS, N1 की जगह लिखूंगा मैं M1G इक्वल टू M1A, M1 से तो M1 उड़ा देता हूँ और μSG इक्वल टू A लिख देता हूँ। ये लो भाई साहब, ठीक है।
चलिए आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखो इस m1 के लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये भी है और टोटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये भी है, यानी एक्सीलरेशन तो सेम ही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ μsg, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। इस बारे में नेक्स्ट क्लास देखना, आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। यहाँ से देखें तो ये जो एक्सीलरेशन a है वो होता है F अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट फोर्स जिसको बोल सकते हैं, m1 प्लस m2। यह मैक्सिमम कंडीशन की बात चल रही है, तो FA आपका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं वो हो जाएगा m1 प्लस m2 μsg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स, जिस पर दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में एक साथ चल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है तो दोनों डब्बे अलग अलग हो जाएंगे और इनके इस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर रिलेटिव मोशन पैदा हो जाएगी। तो हो सकता है एक डब्बा आगे निकल जाए और एक डब्बा पीछे निकल जाए, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलिए, समझ में आया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम में ले लेना भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है। याद रखना, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए, अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी बात आती है कि सर आपने नीचे वाले पे ही लगाया है, ऊपर वाले पे क्यों ना लगाया? भाई फोर्स तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, ऊपर वाले पे लगा लेते हैं और ऊपर वाले के लिए भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो अब की बार जो आपका अप्लाइड फोर्स है उस m1 पे लगाया गया है F अप्लाइड। अब क्या m1 को धक्का दिया गया है, जब m1 को धक्का दिया तो m2 भी थोड़ा साथ में हिला। अब ये फिर डिपेंड करता है आपके F अप्लाइड पे। आप जोर से लात मारोगे तो m1 यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, m2 यहाँ का यहीं रह सकता है, लेकिन दोनों ब्लॉक साथ में मोशन नहीं करेंगे तब। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दे कि दोनों ब्लॉक एक साथ हिले, ठीक है। फिर वही कहानी हमारी, जब दोनों ब्लॉक एक साथ हिलेंगे तो जो दोनों का एक्सेलरेशन होगा वो भी तो सेम ही होगा। तो हम लिखेंगे F नेट m1 प्लस m2 यानी टोटल मास, अभी जो लिखा जो यानी FA डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, वही रहने वाला है। छेड़खानी कहाँ होगी? देखो हम ब्लॉक डायग्राम दोबारा बनाते हैं, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं इनके अलग अलग। तो m1 के ऊपर आपने फोर्स लगाया FA, ठीक है। इस m1 को इस m2 के साथ चलना है, तो m1 क्या करेगा? खुद खिसकेगा और साथ में वाले को भी पकड़ के खींचेगा, भाई आजा। तो m1 इस m2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की साइड में, m2 वाला इस m1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Fs। बात एक ही, ये मत देखना ये डिजाइन वाला है ये कैसा है, दोनों Fs एक ही है ना, ठीक है। चलिए भाई, अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये डब्बा जो है वो भी ए एक्सेलरेशन से किसका, ये डब्बा जो है वो भी ए एक्सेलरेशन से किसका, और नीचे वाला सरफेस तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्मूथ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये जो ऊपर वाले डब्बे की बात की जाए, अब देखो यहाँ पे आप आओगे तो आपको Fs मिलेगा, केवल यहाँ पर आपको केवल Fs मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पर नीचे के साइड तो मिलेगा आपको m1g। आप नीचे वाला डब्बा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी सॉल्व कर लो, लास्ट में घूम फिर के आप पहुँचोगे वहीं पर ही, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको पूरी तरीके से पता है, तो आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, घूम फिर के आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप भूल भुलैया में उलझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इस सरफेस के ऊपर यानी m2 ने m1 के ऊपर फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स लगा दिया, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स n1, फ्रिक्शन फोर्स की तो बात हो ही गई। m1 ने भी इस m2 के ऊपर लगा दिया n1, ठीक है। तो इस डब्बे के ऊपर बात की जाए तो इस डब्बे के ऊपर आगे के साइड तो फोर्स लग रहा है अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स में से इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं माइनस कर दूं, मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बचा हुआ फोर्स है वही फोर्स इस डब्बे को आगे की ओर किसका के लेके जाएगा, और वो बचा हुआ फोर्स होगा m1a। भाई इस डब्बे के ऊपर वो फोर्स कौन सा है जो उसको किसका के लेके जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करो, बचा हुआ फोर्स है तो इसको किसकाएगा, तो वो हो गया m1a। अब fa की वैल्यू तो fa ही लिख देता हूं मैं, बट fs की वैल्यू मैं मैक्सिमम लेना चाहूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए वैल्यू हो जाएगी μsn। फिर वही बात, अब n कौन सा लिया जाए, ये लिया जाए जिसको मैं n2 लिखता हूँ, या इस सरफेस पर लिया जाए। तो जिस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल रहे हैं, नॉर्मल फोर्स भी उसी सरफेस पर आपको लेना है।
तो ये जो आपका सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आपका N1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया N1 और इसको लिख दिया M1A। अब मैं लिखूंगा इसको FA म्यू एस एन। अब N1 की बात की जाए तो ध्यान से देखो इस ब्लॉक को, तो जो N1 है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए M1G नीचे की ओर है। मतलब ऐसा नहीं है कि N1 और M1G, मतलब ये जो Mg है और ये जो N है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये एक्शन रिएक्शन फोर्स के पेयर नहीं है। बट जब हम टोटल फोर्स लेते हैं इन इक्विलिब्रियम, है ना, साम्य अवस्था में, तो ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी ऊपर से लगने वाले फोर्स इक्वल टू नीचे से लगने वाले फोर्स, ऊपर से लगने वाले फोर्स इक्वल टू नीचे से लगने वाले फोर्स। तो ऊपर से लग रहा है M1G, नीचे से लग रहा है N1, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म कर दिया है। ठीक है, N1 की जगह फिर मुझे लिखना पड़ेगा M1G, तो मैं लिख देता हूँ M1G, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं M1 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं लिखूँ FA, इस A की जगह वैल्यू यहाँ से उठा के रख दूँ तो मैं लिखूँगा FA डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, इसको मैं इधर उठा लाऊँ तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी M1 FA M1 प्लस M2, और ये इधर चला जाएगा तो आप लिखेंगे म्यू एस M1G। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से पहले आप कॉमन ले लेना। एक कॉमन आ गया आपका 1 माइनस M1 प्लस M2 म्यू एस M1G। ठीक है, क्लियर सी बात है, सॉल्व कर लो। देन FA इक्वल्स टू M1 प्लस M2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे M1 प्लस M2 माइनस M1। सॉल्व आप कर लेना भाई इसको ढंग से। ठीक है, फिजिक्स का काम पूरा हो गया, अब ये मैथ्स का काम है। ठीक है, M1 से M1 उठ गया और हमारे पास बचेगा FA M2 M1 प्लस M2 इक्वल्स टू म्यू एस M1G। FA की वैल्यू दी आपको चाहिए तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा म्यू एस M1G, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा M2 और हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2। तो जब आप ध्यान से देख ले डब्बे के ऊपर नीचे वाले दो ब्लॉक सिस्टम में नीचे वाले डब्बे पे यदि फोर्स अप्लाइड है तो मैक्सिमम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एस जी M1 प्लस M2। ठीक है, यदि ऊपर वाले डब्बे पे अप्लाई होता है, अप्लाइड फोर्स आप ऊपर वाले डब्बे पे, डबला कह रहे हैं यार, ऊपर वाले डब्बे के ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय आपके पास म्यू एस M1G और ये M1 प्लस M2 डिवाइड में M2 आएगा, यानी एक्स्ट्रा ये M1 डिवाइड बाय M2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। ठीक है, चलिए, अच्छा न्यूमेरिकल है तो करना भी चाहिए। चलिए, सबसे पहले होली मुबारक आप सबको। होली की ढेरों शुभकामनाएं, रंग से खेले, जीवन में आपके खुशहाली रहे, परिवार के साथ अच्छे से होली मनाएं, थोड़ा सा इधर उधर उधम करने से बचे, क्योंकि मज़े मज़े में कभी कभी हमें सामने से उल्टा भुगतान भी करना पड़ जाता है। सेहत समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे कलर्स गुलाल वगैरह लगाए, एंजॉय करें। ठीक है, आगे बाद में बताऊंगा अब। ठीक है, चलिए आ जाओ, बात करते हैं। तो देखो, हम दो ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड एक सवाल लेके चले, तो मान लो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, एक इसको उठा लेता हूँ, तो ये आपके पास है 2 किलो, ये मैं ले लेता हूँ 4 किलो, 2 किलो 4 किलो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चले। इसके यहाँ पर, इसको तो मैंने ले लिया स्मूथ, सरफेस को मैंने क्या ले लिया है, स्मूथ, तो यहाँ पर ही लगेगा। उस म्यू एस की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.8। ठीक है, चलिए अपने हिसाब से और एडजस्ट कर लेंगे, वैल्यू तो हमारे हाथ में बदलना। फिलहाल मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया FA। तो अब क्या क्या है,
सबसे पहले मैं FA की बात कर लेता हूँ, सवाल मैं अभी इधर ही बना दूंगा भाई। FA जब नीचे वाले डब्बे पे फोर्स लगता है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था μSG m1 + m2। आसान बनाएंगे इसको, आसान, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यार आसान क्या होगा। μS 0.8 है, G की वैल्यू आप 10 ले लो, m1 + m2 आप दोनों को ऐड कर लो, 4 2 हो गए आपके पास 6, 4 2 कितने हो गए 6, टोटल मास आपके पास हो गया। और अब आप मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 8 × 48 न्यूटन, ये लो 48 न्यूटन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया है डब्बे के ऊपर 40 न्यूटन लगे, डब्बे के ऊपर 48 न्यूटन लगाया जाए और डब्बे के ऊपर 50 न्यूटन लगाया जाए तो क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन किस तरीके से आने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जब आप 40 न्यूटन अप्लाई करते हो यानी आपका जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो F मैक्सिमम से छोटा है, F मैक्सिमम से कम है। अरे भाई आप 48 न्यूटन तक लगाओगे तो दोनों डब्बे साथ चलेंगे, लेकिन आपने 40 न्यूटन लगाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स कम अप्लाई किया है। तो ये तो फिक्स है कि भाई साहब दोनों डब्बे साथ ही चलने वाले हैं, लेकिन फ्रिक्शन के साथ क्या होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना अप्लाई कर सकते हो उतना आपने भी नहीं किया, आपने कम किया है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है तो अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो आप यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। चलिए भाई, जब दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? F नेट डिवाइड बाय m टोटल, यही तो होगा। आपने कितना फोर्स लगाया है? 40 न्यूटन लगाया है। कितना लगाया है? 40 न्यूटन। और दोनों मिला के कितना है? 4 और 2 6, 42 ले लूँगा। ये लो, इस हिसाब से चल लेते हैं यार, फटाफट काट लूँगा वरना पॉइंटों में रह जाएगा। अभी 42 न्यूटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दोनों ब्लॉकों के लिए 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इन दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। यही एक्सेलरेशन A2 का होगा और यही एक्सेलरेशन A4 का होगा, यानी 2 किलो वाले डब्बे का एक्सेलरेशन भी यही रहेगा, 4 किलो वाले डब्बे का एक्सेलरेशन भी यही रहेगा। अब मैं कहूँ कि भाई साहब ये बताओ कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक लिमिटिंग नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम क्या करें? यदि लिमिटिंग होता तो क्या करते? लिमिटिंग होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता μS mg या μS n, ठीक है। बट फिलहाल ये नहीं लिख सकता, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि भाई इस डब्बे को 2 किलो वाले डब्बे को 2 किलो वाले डब्बे पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ, और यही डब्बा इसे खिसका के लेके जाएगा, ठीक है। सॉरी, यही फोर्स इस डब्बे को आगे खिसका के लेके जाएगा। यदि यही फोर्स इसे लेके जाएगा तो लिमिटिंग होता, तो जैसे मैंने डेरिवेशन में μS लिखा, μS mg या μS n जो आता है वो लिख सकता था, लेकिन वो नहीं चाहिए, वो लिख भी नहीं सकता क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन डजंट हैव अ फिक्स वैल्यू, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, इट हैव इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मेरी बात समझ में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, स्टैटिक की नहीं होती। स्टैटिक तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकता है। तो उस कंडीशन में यदि ये एक्सेलरेट हो रहा है डब्बा इस फोर्स की वजह से, तो मैं लिखूंगा ma, और m हमारा है 2 किलो, एक्सेलरेशन हमारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 14 न्यूटन। फोर्स आ गया भाई 14 न्यूटन, Fs की वैल्यू आ गई आपके पास 14 न्यूटन। अब बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है। सेकेंड कंडीशन, 48 न्यूटन की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका अप्लाई फोर्स मैक्सिमम फोर्स के इक्वल आ चुका है, और इस समय जो आपका फोर्स काम करेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है? बट फिर वही बात, जब एक्सीलरेशन दोनों डब्बों का साथ ही रहने वाला है तो आप लिखेंगे F नेट डिवाइड बाय m टोटल। अब आप सोचेंगे एक्सीलरेशन साथ क्यों रहेगा? क्योंकि मैक्सिमम फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं जो कि 48 न्यूटन है, इतने मैक्सिमम फोर्स तक दोनों डब्बे साथ हिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया m टोटल, अब की बार है 48 न्यूटन, और टोटल मास दोनों का है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगेन वी कैन से दैट Fs इक्वल्स टू m1a, और m1 के साथ में हम लेंगे 2 किलो, एक्सेलरेशन हमारे पास है 8, ये हो गया 16 न्यूटन।
ये हो गया 16 न्यूटन। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ठीक है, ऐसे नहीं लेना चाहते हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से उठाना चाहते हो तो म्यू एस एम जी, अरे भाई एम जी आएगा, ऊपर वाले डब्बे का एम जी लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एम जी को बैलेंस कर देगा। ये आपके पास 0.8, एम आपके पास है 2 किलो, जी आपके पास है 10, 8 2 16, वही 16 न्यूटन यहाँ पे निकल के आ रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है, कैसे कर लो आपकी इच्छा है। फर्क कहाँ पड़ता है, जब आप एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा फोर्स लगाते हो जितना कि मैक्सिमम फोर्स आपका होना चाहिए उससे, यानी आप 48 न्यूटन तक लगाते हो, दोनों डब्बे साथ चलते हैं, आपने लगा दिया 56 न्यूटन, यानी अब डब्बे साथ नहीं चलेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों डब्बों के इस सरफेस के यहाँ पर, यानी दोनों डब्बों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और जब रिलेटिव मोशन आएगा तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा भाई, तब क्या ही हो जाएगा, ठीक है, तब क्या ही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो उस समय का जो कोफिशिएंट होगा, मैं ले लेता हूँ 0.42, कुछ भी ले लो, 0.4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैंने बस एक डेटा लिया है, ठीक है, उठा के। अब बात करते हैं, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा तो आप डायरेक्ट एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है, एक्सीलरेशन आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो दोनों डब्बों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 किलो है, ठीक, 2 किलो, और ये यहाँ पर है 4 किलो। 4 किलो के ऊपर आपने फोर्स लगा दिया 56 न्यूटन, 56 न्यूटन। जब आपने इस डब्बे को तेजी से धक्का दिया, यानी 56 न्यूटन इस पर लगाया, तो ये डब्बा क्या होगा, तो ये तो भागेगा इधर और ये डब्बा पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा, ये डब्बा पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मोशन के अपोजिट लगेगा। अरे डब्बा की गति पीछे की ओर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन गति के विपरीत लगता है, तो गति के विपरीत यानी सामने लगेगा, तो इस डब्बे पर फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो आगे की ओर लगेगा। इस डब्बे पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, तो ये डब्बा इस डब्बे पर काइनेटिक फ्रिक्शन यानी वही कौन सा पता है ना, एक्सेलरेशन फोर्स पीछे की साइड लगा देगा, ये लो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन A2 आएगा और इसका एक्सेलरेशन में A4 लिख देता हूँ, 4 किलो का है ना। पहले 2 किलो वाले डब्बे की बात करें तो जो F के है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है वही इस डब्बे को आगे की ओर ले जाएगा, तो मैं लिखूंगा M इंटू A, तो A2 लिख देता हूँ मैं। तो F की वैल्यू क्या होगी भाई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू के एम जी या म्यू के एन, फिलहाल यहाँ पर एम जी ही एन के बराबर आएगा, तो मैं लिख देता हूँ एम A2, एम से एम कट गया, म्यू के की वैल्यू आपके पास 0.4, जी की वैल्यू है 10, A2 और A2 की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए भाई, आई नहीं आई, समझ में आया नहीं आया, अबे आ गया होगा ना, ठीक है। चलो काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं, जो कि होता है कि म्यू एस एम जी 0.4, डब्बा आपका 2 का है, 10 लगभग 8 न्यूटन, 2 किलो का है ना, म्यू एस 0.4 है, जी यहाँ पर है 8 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। आगे देखो, इस डब्बे से पता करते हैं इस डब्बे के साथ एक्सीलरेशन का क्या खेल है। इसके ऊपर 56 न्यूटन तो आगे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, जो कि कितना है आपका 8 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स मैं ले लेता हूँ A4, टोटल फोर्स यानी इसका एक्सीलरेशन चाहिए तो इसी के ऊपर टोटल फोर्स निकालूंगा। टोटल फोर्स होगा मेरे पास 56 माइनस 8 डिवाइड बाय मास, मास यहाँ पर 4 किलो है, 56 में से 8 गए तो कितने बचे भाई 48, ये तो बचेंगे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों डब्बों का एक्सीलरेशन अलग अलग आ गया है, ठीक है, समझ में आया। तो यह है 2 डब्बों वाले सवाल जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, आईआईटी का सवाल है, ये तुम्हारे नीट में भी आता है, आ सकता है, आने के चांसेस भी बनते हैं इस टाइप के सवाल के, खासकर मेंस में, ठीक है। आईआईटी के मेंस में तो आता ही आता है, खासकर नीट का जो एम्स का पेपर है वहाँ पे भी आने के चांस बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है जिसका मास है m, इसके नीचे एक और डब्बा रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। ये स्प्रिंग को खींचा गया है, स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया, खींच दिया इधर। कितनी डिस्टेंस तक खींचा आपने, खींच दिया इसे y डिस्टेंस तक, x ले लेता हूँ, कितने डिस्टेंस तक खींच दिया आपने इसे x डिस्टेंस तक।
एच डिस्टेंस तक खींच दिया इसको, दोनों डब्बे साथ साथ चले गए। जब आपने छोड़ा तो दोनों डब्बे साथ आए, दोनों डब्बे साथ आए, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे सवाल, दोनों डब्बे साथ आए, ठीक है। हमें अब एक्सीलरेशन वगैरह ये निकालना है, ठीक। तो जब दोनों डब्बे साथ आए तो सीधी सी सिंपल सी बात है, देखो जब दोनों डब्बे साथ आएंगे तो उनका एक्सीलरेशन सेम होगा, उनका एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, एक्सीलरेशन सेम होगा तो हम वही लिखेंगे एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास। क्लियर है, ध्यान से देख लो भाई। अब ये दोनों डब्बे साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं। अब कहानी यहां पर है कि इस पर जो अप्लाई फोर्स है ये ऊपर वाले डब्बे पर है, ऊपर वाले डब्बे पर स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है जिसे हम एफ बोलेंगे, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी के एक्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के एक्स, तो ध्यान से देखना भाई, ए इक्वल टू में लिखूंगा के एक्स, एफ टोटल तो यही है, और दोनों डब्बों का मास हो जाएगा एम टू एम, दोनों डब्बों का मास हो जाएगा 2m। ये आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आ गया है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया है, kx/2m। ये लो, क्लियर सा सवाल है, और कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर और कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि क्या है कई बार ये रुक जाता है या वॉइस नहीं आती। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो पूरा हो गया है बट ऑडियो नहीं है उसमें, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसे, ठीक है। चलिए भाई, चल रही है तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं फिर। तो सवाल में एक्सीलरेशन आपको समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल के देख लेते हैं। तो देखो इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, जो कि स्प्रिंग फोर्स होगा। ये डब्बा जब आगे की ओर खिसकेगा तो ये नीचे वाले डब्बे को भी अपने साथ लाने के लिए आगे की तरफ खिसकाने की कोशिश करेगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, फ्रिक्शन, तो इसके पीछे की साइड लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब तो आपको समझ में आया गया होगा। यदि इस डब्बे पे आगे की साइड फ्रिक्शन लगेगा और इसका खुद का एक्सीलरेशन ए है, क्योंकि दोनों डब्बे साथ चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए, एम आपका एम है, ए आपका kx/2m है, और यहाँ से यहाँ तक काट दिया और आपके पास आ गया kx/2। ये आपके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर कट, सीधी सी बात। आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ही होगा, जब तक दोनों डब्बे साथ रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे कहानी करते हैं अब थोड़ी सी, एक दो सवाल और देख लेते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको भी देख लेते हैं फटाफट फटाफट। चलिए आगे बढ़े। तो देखो ये मेरे पास एक आधा कटोरा है जिसकी रेडियस है r, कि एक कीड़ा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक कीड़ा, ये ऐसे ले लो या बोल ले लो, एनीथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है। कीड़ा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझ लेना यार, ऐसे कुछ है। ये कीड़ा यहाँ पर है तो रेडियस आपकी है r। ये कीड़ा धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और एक हाइट तक चला जाता है, उसके बाद ये चढ़ नहीं पाता और फिसल जाता है। तो ये मैक्सिमम हाइट पर कितनी हाइट तक चढ़ सकता है, किस मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, या वो हाइट जहाँ तक ये फिसलता नहीं है, जहाँ पर ये बात आ जाती है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर बात आ जाती है एंगल ऑफ रिपोज की। मैक्सिमम यही था ना, आप याद करो, एंगल ऑफ रिपोज हमने बोला था, मैक्सिमम एंगल है ना। एंगल ऑफ रिपोज में क्या था, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेनों के बीच का वो मैक्सिमम एंगल जहाँ तक स्लिपिंग नहीं आती है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ऐसे बना दिया, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दी और ये बन गया यहाँ पर एंगल थीटा, ठीक है। यानी इसके साथ ये कितना कर्व जो एंगल बना रखा है, ये कर्व सरफेस कितना एंगल बना रखा है, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि ये चढ़ जाए, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा सवाल उल्टा पूछा गया, एंगल हमने थीटा मान लिया, इसने बोला ये यहीं तक चढ़ पाता है, कोई बात नहीं, यहाँ तक चढ़ पाता है तो मैंने ले लिया h हाइट पर, ठीक है। यहाँ तक चढ़ गया भाई ये, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बच गई आपकी r माइनस h, और ये पूरी की पूरी वैल्यू थी आपकी r। आगे बात करते हैं, ये टेंजेंट है भाई, ठीक है।
तो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो एक साइड एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल है अल्टरनेटिव एंगल है ना, और इस कंडीशन में ये वाला एंगल होना चाहिए थीटा, जबकि ये दोनों एंगल मिलके 90 बनने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा। यानी यहाँ जो प्लेन का दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल बनेगा वही सेंटर से रेडियस का एंगल बनेगा। ठीक है, सेंटर से रेडियस का एंगल बनने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने देखा कि भाई साहब ये फिसलना नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम एंगल आता है वो tan थीटा म्यू एस के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? म्यू एस के बराबर आता है। क्लियर सी बात है? चलिए ठीक है, बट tan थीटा यहाँ से निकालूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं पता है। मान लो एंगल पूरा शार्पली नहीं है ना, ऐसे मतलब पूरा कर्व सरफेस नहीं आ रहा है, सीधा होता तो मैं आर मान लेता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई साहब। ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल, जिसमें एंगल दे दिया थीटा, यहाँ पे दे दिया 90 डिग्री। थीटा के सामने का मैं पता नहीं, लेकिन थीटा और 90 जहाँ बनते हैं वो आर माइनस एच है, तो ये बच गया आपका आर माइनस एच। ठीक है, क्लियर सी बात है। और ये जो है ये आपका आर है। ठीक है, एक चीज़ और बनाऊँ इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल की बात हो, जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है क्या? tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार, तो लंब आपका ये है, यहाँ एक ले लेता हूँ, तो आधार आपका है एक, नंबर्स के हिसाब से लेना चाहूँ, और परपेंडिकुलर आपके पास है म्यू एस। इस आर माइनस एच को भी मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है म्यू एस, तो ये आपके पास होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस म्यू एस का स्क्वायर, यानी 1 प्लस म्यू एस का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ मैं cos थीटा। दो एक ही ट्राइंगल में दो अलग अलग वैल्यू है, पहले म्यू एस के रेस्पेक्ट में उठाता हूँ, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी h, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा है 1, कर्ण हमारा कितना है? ये है 1 प्लस म्यू एस का होल स्क्वायर। यदि इसी cos थीटा को रेडियस हाइट के टर्म्स में लेना चाहूँ तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस मेरा है r माइनस एच और हाइपोटेनस मेरा है r, रेडियस के बराबर है। ठीक है, दोनों cos थीटा की वैल्यू बराबर ही तो आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस म्यू एस का होल स्क्वायर r माइनस एच अपॉन r। ठीक है, r से r कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस म्यू एस का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, r को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं r माइनस एच, मुझे h की वैल्यू चाहिए, h को इधर उठा लो, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपकी, इसको इधर ले जाओ, तो r माइनस r 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर के नीचे आ जाएगा रूट h, यहाँ पर आ जाएगा r, आप कॉमन ले लेना 1 माइनस 1 प्लस म्यू एस का होल स्क्वायर। ये लीजिए भाई, आपके पास हाइट का फॉर्मूला आ गया सीधा सीधा। क्लियर कट सीधे सा सवाल। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही चलो एक सवाल और देखते हैं, आईआईटी का सवाल है। ठीक है, आई थिंक नीट में भी आया हुआ है, तो चेक कर ही लेते हैं, फटाफट हमारे काम का सवाल है। सवाल यह है कि यही कीड़ा इस आधे से कटोरे में चढ़ा है यहाँ से, और कहीं यहाँ से पहुँच गया है, ये यहाँ पे पहुँच गया है, लो यहाँ पर एंगल बना दिया है अल्फ़ा। अब देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर भी एंगल बन रहा है अल्फ़ा। अभी तो बोला था हमने, यहाँ पे जो इस प्लेन के साथ एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि भाई साहब अल्फ़ा निकालो, तो अल्फ़ा का जो इसके जो जो ऑप्शंस दे रखे थे, उस ऑप्शंस के हिसाब से सवाल करते। ठीक है, इसने कहा ये यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन पर है, यानी यहाँ पर लग रहा है इसका m1g, mg लिख देता हूँ, कोई मोटी चीज़ होगी ऐसे मान लो। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बना दूँ अल्फ़ा एंगल, तो यहाँ पर आ जाएगा mg कोस अल्फ़ा, और पीछे के साइड में आ जाएगा mg साइन अल्फ़ा। लेकिन mg साइन अल्फ़ा से नीचे नहीं ला पा रहा है अभी तक, मैक्सिमम कंडीशन तक ये पहुँच गया है, जहाँ पर ये जा सकता है उसके बाद में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इस कीड़े को बैलेंस करने का काम फ्रिक्शन फोर्स ने किया है। इसने क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ने किया है। ठीक है, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेता हूँ Fl, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो इसको बना के रख रखा है। यदि यहाँ से फिसलना चालू किया तो फ्रिक्शन फोर्स तब भी होगा, बट उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन की यदि हम बात करें, ठीक है, और इस सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो n इक्वल हो जाएगा mg कोस अल्फा। ठीक है, ऊपर वाला फोर्स यानी Fl बैलेंस करेगा mg साइन अल्फा को,
एफ एल इक्वल होता है म्यू एस एन, हम यहाँ लिखेंगे एम जी साइन अल्फा। एन की वैल्यू हमारे पास पहले से है म्यू एस एम जी कोस अल्फा। बात तो वही निकल के आ रही है। तो सवाल में गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ना 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 बाबा ना ना, सवाल एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, सवाल सेम, चलते आगे। आप कहेंगे सर छोड़कर उधर जाते हैं, सवाल देखते हैं। कभी कभी क्या है कि निकल जाता है दिमाग से सवाल, ठीक है। आपसे क्या छुपाना, आप सब जानते हो, ठीक है। सामने बोर्ड लगाकर मुझसे देखा नहीं जाता, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं, थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा बहुत फिसल जाता है कभी कभी। गलत क्या पड़ा था, एडिट करूँगा फिर काटापेटी करूँगा तो एम जी से मैं, हाँ अभी तो नहीं उड़ा रहा, एम जी से एम जी यहाँ लगा देता हूँ। एम जी से मैंने एम जी उड़ा दिया एंड म्यू एस इक्वल टू आपके पास हो गया साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। म्यू एस की वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास हो गया टेन अल्फा, ये लो टेन अल्फा की वैल्यू 1/3 है। सवाल में म्यू एस की वैल्यू पहले से दे रखी है, बस वही वैल्यू का था, थोड़ा सा क्लियर सा सवाल है, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होता है जब इस टाइप का कोई सवाल आता है ना, तो अभी जो इससे जस्ट पहले वाला सवाल किया ना, हम उस टाइप से इसको करने लग जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। चलिए एक अच्छा सवाल मैं और लाया हूँ आपके लिए, शानदार सा सवाल है, ठीक है। चलिए इंक्लाइन प्लेन के सवाल की बात करते हैं। मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ एक डब्बा रखा हुआ है मेरे पास जिसकी मास है m, यानी नीचे की साइड फोर्स लग रहा है एम जी। यहाँ पर एंगल बना हुआ है थीटा। हम पहले भी इंक्लाइन प्लेन के लिए बात कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। इसके आगे के साइड फोर्स लगेगा एम जी, गलत 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 गलत, नीचे के साइड फोर्स लगेगा एम जी कोस थीटा। क्यों? दो प्लेन्स के बीच में एंगल थीटा बनता है, तो उन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ये, दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा थीटा, ठीक है। प्रीवियस क्लास देखो यार, वहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अब ये सब दोबारा बताता रहूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंगल यहाँ पर आ गया थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉर्मल फोर्स, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। डब्बा फिसल रहा है, दो कंडीशन में, पहली कंडीशन स्मूथ, दूसरी कंडीशन रफ, दूसरी कंडीशन रफ। हमें म्यू एस की वैल्यू निकालनी है, म्यू एस की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात, जो टाइम स्मूथ का होता है, जो टाइम स्मूथ का होता है वो टाइम रफ कंडीशन में का एंड टाइम है। स्मूथ कंडीशन में जो ये डब्बा फिसलता है नीचे आता है, ठीक है, उसमें जो टाइम लगता है, और यदि मैं इसको रफ कर दूं तब जो टाइम लगता है, दोनों के बीच का रिलेशन ये है एंड टाइम्स, है ना, टाइम का खेल है, ठीक है। मैंने उल्टा लगा दिया, दिखता है स्मूथ, हाँ इधर आएगा, स्मूथ में टाइम कम लगेगा, रफ में ज़्यादा लगेगा, आगे बात कर लेंगे अभी, ठीक है। मैं स्मूथ की बात करूँ, फिलहाल स्मूथ है, स्मूथ है तो पीछे की साइड कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, केवल एम जी साइन थीटा इसे आगे की ओर लेकर आएगा, तो फोर्स हो जाएगा का आपका हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन को लिख देता हूँ मैं ए, जो भी है आपका, एक मिनट भाई, एक मिनट, सही है। चलो चलो आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्टेंस तो मेंशन ही नहीं किया पे, डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डी। तो ध्यान से देखो, हमें चाहिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल होता है एफ अपॉन एम, केवल एक फोर्स है जो इसे आगे लेके आएगा एम जी साइन थीटा, और इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो केवल एम जी साइन थीटा इस पर है, तो एम जी साइन थीटा लेंगे, एम से एम काट देंगे और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। ये एक सवाल में एक्सीलरेशन आ गया आपके पास। सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल एक्सीलरेशन आया। टाइम पीरियड की बात करते हैं, और टाइम पीरियड के हिसाब से देखिए तो यहाँ से मैं एस वाला फॉर्मूला उठा लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से आ रहा है तो 0 इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं हम, टाइम टी ले लेते हैं, प्लस हाफ ए की जगह में ले लेता हूँ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एस यानी डिस्प्लेसमेंट
डी है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की सीधी डिस्टेंस डी है। तो देखो यहाँ से मैं टी स्क्वायर निकालूँ तो यहाँ आ जाएगा 2d जी साइन थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई। अब तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना हो जाता है कभी कभी टेक्निकल एरर। तो टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा ये जो सवाल है वो रिकॉर्ड होना बंद हो गया, कैमरा तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं उसके आगे से इसको चला रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इस आगे सवाल को। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू बनेगा आपके पास हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सवाल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैंने दोबारा बनाया, बोर्ड पूरा कंप्लीट साफ कर चुका था, पूरा सवाल कंप्लीट कर चुका था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने वापस इसको रिकॉर्डिंग किया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम टी स्क्वायर की वैल्यू ले तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2d जी साइन थीटा। ठीक है, ये लीजिए। अब बोला इसने कि रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस की कंडीशन में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कि होगा Fk। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि डब्बा किससे कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रही है इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे म्यू के एन, यानी नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स, ऐसे तो मैंने यहाँ नीचे नहीं लगाया इसको, ये लो इधर लगा दिएगा थोड़ा सा इसको, ये नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं एसिलेशन की, और एसिलेशन इक्वल होता है टोटल फोर्स। तो आगे की साइड फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, पीछे की ओर फोर्स लग रहा है म्यू के एन, और ये जो एन है वो एम जी कोस थीटा के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम जी कोस थीटा टोटल फोर्स डिवाइड बाय मास, ये हो गया मास। अरे ए इक्वल टू क्या होता है, एफ टोटल डिवाइड बाय मास, ये रहा मास, एम से एम उड़ गया, और अब आपके पास ए इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। क्लियर से सवाल है? ठीक है, आगे बात करें। चलिए, अब इसने बोला है कि अब जो टाइम निकालने चाहिए वो निकालो। तो देखो टाइम इज इक्वल टू, यू तो आपका वैसे भी जीरो हो रखा है, तो सीधा सीधा होता है हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस्ट होता है हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वस्ट होता है, तो एस डिस्टेंस तो वही डी है आपकी, तो डी की जगह आप डी लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, ए की जगह आप ये पूरा लिखेंगे, जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा। और टाइम कब का है आपका, जब रफ सरफेस है, तो आप टी आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ टी आर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा 2d डिवाइड बाय जी साइन थीटा माइनस, अभी तो मेरा म्यू के छूटा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखूँगा म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इन सबको मिटा देता हूँ, देखो फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये टी स्मूथ है, मैं यहाँ पे लिख दूँ टी आर का स्क्वायर, और कैसे लिख दो ना, ये इतना सवाल तो मैं पहले प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, आप वहाँ से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ले आता हूँ टी एस स्क्वायर टी आर स्क्वायर, यहाँ तक रेशियो निकालने तक तो मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो ये हो जाएगा 2d जी साइन थीटा डिवाइड बाय अगेन 2d, लेकिन अब एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा भी आएगा, 2d से 2d कट जाएगा, हमारे पास बचेगा टाइम का रेस भी हमें कुछ दे रखा है, टाइम का दे रखा था, इसमें मैंने यहाँ पे सवाल लिखा था जो टी एस होता है उसका एन टाइम है टी आर, यानी स्मूथ सरफेस में जो टाइम लगता है उसका एन टाइम लगेगा जब आप रफ सरफेस पे चलेंगे, है ना, एन गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी एस स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा एन स्क्वायर टी एस स्क्वायर। अरे यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने यहाँ पर, ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस जी कोस थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा। एक बार यदि वीडियो रुक जाता है या टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, आपकी मेहनत खराब हो जाती है ना, फिर मज़ा नहीं आता दोबारा रिकॉर्ड करने में, हाथों हाथ बाई को बड़ी परेशानी होती है, मूड खराब हो जाता है पूरा का पूरा। टी एस स्क्वायर से टी एस स्क्वायर उठ गया, 1/n स्क्वायर आ गया। अब देखो इसने बोला है कि थीटा जो है वो 45 डिग्री है, थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो 45 पे कोस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 45 भी 1/√2 होता है। तो जब दोनों ही वैल्यू बराबर होती है तो यहाँ पे भी 1/√2 आएगी, येलो में मिटा देता हूँ 1/√2, यहाँ पे भी आएगी 1/√2, यहाँ म्यू के भी तो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे दे जाएगा, और यहाँ पे भी आएगी 1/√2, 1/√2 1/√2 1/√2 कट जाएगा, जी उड़ जाएगा, और आपके पास में यहाँ पर बचेगा केवल एक माइनस म्यू के। अरे जी
इंटू 1/√2 कॉमन ले लो, ठीक है, g डिवाइड बाई √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा म्यू के, नीचे भी है g डिवाइड बाई √2, इससे ये कट गया, नीचे आ गया 1, हमारे को म्यू के की वैल्यू चाहिए, इस म्यू के को इधर उठा लो, इसको इधर ले जाओ, 1 - 1/n² आपकी वैल्यू हो गई है, बस, ठीक है। अब थोड़ा सा आप अरेंज कर लेना क्योंकि अब मूड पूरा गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मज़ा आया, सवाल अच्छे लगे, रिपीटेड सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी भी है, और इससे इस टाइप के जो इस मतलब मेथड या इस पैटर्न पर बेस्ड सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। आप चाहो तो आप नीट का पेपर उठा के देख लो इस बार का, आप चाहो तो आईआईटी का इस बार का पेपर उठा के देख लो, आईआईटी मेंस के पेपर आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़े डरावने लगते हैं बट डरावने हैं नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ मज़ा ही मज़ा है। जब आपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ डाला तो आपकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी, झिंगा लाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करिए क्योंकि आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का सूडो फोर्स के अंदर हम लिफ्ट वगैरह ये सब पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, 1-2 सवाल भी वहाँ से उठने वाले हैं, तो बड़े काम का है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।